जोरदार तालियों के साथ में एक बार फिर से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे अगले पैनल की। लोकेश जी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं और विभू बंसल जी एक बार फिर से हमारे बीच में मौजूद है। साथ साथ में डॉक्टर समीर भाटी हमारे बीच में मौजूद हैं। स्टार इमेजिंग पैथ लैब से सर आए हैं और लगातार सर आप तो हमारे सारे कार्यक्रम में रहे हैं और हर बार सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन सवाल नए नए होते हैं क्योंकि हर महीने हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ जब हमारे कार्यक्रम होते हैं नई बीमारियां कुछ नई चीज आ जाती है। इस बीच अब सर्विकल कैंसर को लेकर एक नई मुहिम चलाई गई, खबरों में आपने देखा होगा। उसके बाद क्या कुछ होता है सर्विकल कैंसर में, मैं चाहूं कि आप दर्शकों को बताएं और साथ साथ में इसके लिए क्या कुछ वैक्सीन लेनी चाहिए क्योंकि सरकार भी एक मुहिम चला रही है। क्या कुछ कहना आपका इसके ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आज जैसे कि बिजनेस समिट है और इसमें अभी बात भी कर रहे हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में और भी विकास के बारे में बात कर रहे हैं। साथ के साथ आपने अभी जो सवाल पूछा है सर्विकल कैंसर के लिए, देखिए सर्विकल कैंसर के लिए इस बार बजट के अंदर भी वो प्रावधान रखा गया है जिसमें क्योंकि अभी सरकार ज्यादा प्रिवेंशन के ऊपर ज्यादा काम कर रही है और कोविड में भी जैसा हमने देखा कि हमारा वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी काफी सॉलिड मतलब रोबस्ट रही। अभी सर्विकल कैंसर के लिए बात करें तो देखिए इसको बहुत इजीली प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे अभी एचपीवी वैक्सीनेशन का भी गवर्नमेंट ने जिक्र किया है बजट के अंदर। सर्विकल कैंसर में देखिए बात करें तो अभी इंडिया के अंदर हमारे सबसे ज्यादा कैंसर के केसेस देखे जा रहे हैं और खासतौर पे अगर हम सेमी अर्बन एरियाज के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर देखें तो वहां पर केसेस काफी ज्यादा है क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा अवेयरनेस की कमी है। तो इसके लिए अभी गवर्नमेंट जो निचले स्तर पे काफी ज्यादा काम कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जागरूक करें। इसमें वैक्सीनेशन तो देखिए सबसे ज्यादा अगर प्रिवेंशन की बात करें तो वैक्सीनेशन, लेकिन वैक्सीन काफी महंगे हैं। 10,000 की एक डोज है। अगर आम व्यक्ति आम लड़की उस वैक्सीन को लगवाने जाए 3 डोजेस लगानी होती है जहां तक मेरी जानकारी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 30,000 40,000 नहीं। वैक्सीनेशन अभी जिस तरह से अभी इंडिया के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग इसकी शुरू हो गई है तो अभी इसका जो प्राइस है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। और वैक्सीन का तो देखिए एक स्पेसिफिकली हम एज ग्रुप के लिए अभी टारगेट कर रहे हैं कि वो वैक्सीन उस एज ग्रुप के अंदर दी जाए। इसके अलावा जैसे कि गवर्नमेंट काफी ज्यादा काम कर रही है स्क्रीनिंग के ऊपर भी, जिसमें पेप्समियर टेस्ट होता है जो कि हम 21 साल की उम्र से शुरू करते हैं। इसके अलावा HPV DNA एक टेस्ट होता है। तो ये सभी स्क्रीनिंग टूल्स हमारे पास अवेलेबल है, बट बहुत जरूरी है कि जितना ज्यादा हम इसको गवर्नमेंट इसमें ज्यादा सेंसिटाइज का प्रोग्राम ज्यादा करेगी जो हमारे स्पेसिफिकली जैसे मैंने बात की रूरल एरियाज के अंदर, तो इसको हम काफी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर चर्चा और भी करेंगे, लेकिन लोकेश जी लगातार हमारे साथ इस पैनल में है। मिस्टर लोकेश, नोएडा की बात करते हैं, गाजियाबाद की बात करते हैं या NCR की बात करते हैं, पोल्यूशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस बीच नोएडा क्योंकि स्पेसिफिकली आपके अंडर और नोएडा में ग्रीन और क्लीन इस विजन को आगे बढ़ाना है, तो क्या एक्शन प्लान है आपके पास? नोएडा अभी सेकंड क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला हमको, 5 स्टार कैटेगरी में फर्स्ट रैंक भी मिला हमें। तो नेक्स्ट ईयर हम लोग कोशिश करें कि 7 स्टार कैटेगरी में अप्लाई करें और उसमें भी हम एक अवार्ड ले लें। तो 7 स्टार कैटेगरी के लिए कुछ अभी जो हम लोग जो गार्बेज कलेक्शन और सेग्रीगेशन का जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें और थोड़ा ऑर्गुमेंट करने, उसको और थोड़ा अच्छा करना है। एंड नाइट स्वीपिंग का एक्टिविटी हो या सिटी का जो बाकी जो ब्लैक स्पॉट्स है, जो गार्बेज स्पॉट्स है, उसको क्लीन करने वाला एक्टिविटी हो, इसको थोड़ा एक्स्ट्रा हम लोग केयर लेकर उसको हम लोग अटेंड कर रहे ताकि नेक्स्ट ईयर हम 7 स्टार कैटेगरी में हम लोग इसमें अवार्ड ले उसमें। बस यही है कि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग से और ये लगातार हमारा अथॉरिटी का ऑफिशियल और मैं भी जा रहा हूँ RWO से जितने भी प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, उन लोगों से मिल रहे हैं हम लोग, उनको सेंसिटाइज कर रहे हैं हम लोग गार्बेज सेग्रीगेशन कैसे होता है एंड उसको कैसे हम लोग उसको डिस्पोज करना होता है। ये सब चीज एक्टिविटीज करने से मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1 ईयर में हम लोग इंडिया के वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी निकल के आएंगे हम लोग। चलिए ठीक है, देखने वाली बात होगी क्लीनेस्ट सिटी का जो टारगेट आपने दिया वो अचीव हो पाता है नहीं हो पाता है। लेकिन क्योंकि विभू बंसल जी एक बार फिर से हमारे बीच में मौजूद है, मैं विभू बंसल जी का रुख करूंगी। सब पिलखुआ की बात करते हैं और आप एक अहम किरदार निभाते हैं। ऐसे में PM मोदी 4 जातियों का जिक्र करते हैं, महिला, किसान, गरीब, युवा। इन 4 जातियों के लिए आपने क्या कुछ किया है और आगे क्या कुछ करने के लक्ष्य आपके द्वारा रखे गए हैं? थैंक्स अक्षय जी। देखिए आज के टाइम में जो आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो 4 जातियों को लेके उन्होंने कहा है, तो उसके अंदर जिस तरीके से पूरे देश के अंदर महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर एक पूरे देश के अंदर एक माहौल चेंज हुआ है और आज
आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी का जो आपके इस टाइम पर अभी हम लोगों ने, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया 27 जोड़ों का हम लोगों ने सामूहिक विवाह जो मोदी जी का 2017 में स्टार्ट हुआ, तो सामूहिक विवाह हम लोगों ने लखनऊ में किया। और लगातार जिस तरीके से महिलाओं को 33% आरक्षण जो बहुत जो जल्दी जो है लागू होने वाला है, और जिस तरीके से सरकार महिलाओं के लिए लगातार सोच रही है कि महिला शिक्षित हो, जो भी आज बच्चियां हैं वो जो एजुकेशन उन लोगों को प्रॉपर मिले, और आज उन लोगों की सेफ्टी के लिए जिस तरीके से 2017 के बाद यूपी के अंदर माहौल बदला, जो 2017 से पहले एक अराजकता का माहौल पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर रहता था, उसके अंदर एक बदलाव आया। तो इस तरीके से सरकार इन चीजों पे काम कर रही है। और आज युवा के लिए जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी युवाओं से लगातार संवाद कर रहे हैं, और उन्होंने कहा भी कि आज हिंदुस्तान 2047 तक 2047 तक हिंदुस्तान जो है तीसरी अर्थव्यवस्था होगा, उसके लिए आज लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। अगले 5 सालों के अंदर तीसरी अर्थव्यवस्था होगा। तो और किसानों के लिए लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार उसके अंदर काम कर रहे हैं। लगातार जो योजनाएं, सरकार की योजनाएं लगातार किसानों तक पहुंच रही हैं। और जो हमारा गरीब तबका है उसके लिए एक टाइम ऐसा था कि कोई नेता कहते थे कि ऊपर से 100 रुपए चलते हैं और नीचे आते आते 15 रुपए रह जाते हैं। अब डिजिटल का जमाना है, एक एक पैसा जो है सीधा अकाउंट के अंदर पहुंचता है। तो इस तरीके से आज जो है मोदी जी और योगी जी इस तरह से काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, क्योंकि युवाओं का जिक्र हमने किया, युवा प्रधान देश हमारा है। डॉक्टर समीर भाटी हमारे बीच में मौजूद हैं। डॉक्टर भाटी, युवाओं के बीच में कार्डियक अरेस्ट की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? और इसको रोकने के लिए बतौर डॉक्टर आप क्या कुछ नसीहत देंगे, क्या कुछ एडवाइजेस देंगे, और क्या कुछ वो टेस्ट हैं जो कि आपको करवा लेने चाहिए समय रहते? बिल्कुल, देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम प्रिवेंशन के ऊपर जितना ध्यान दें, और प्रिवेंशन के लिए जैसे ज्यादा हम जिस तरह से बात करते हैं, खासतौर पे युवाओं की, भारत में देखें तो हमारी जिस तरह की लाइफस्टाइल डिजीज है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। पहले हम देखते थे जो हमारा बर्डन था वो कम्युनिकेबल डिजीज का था, पर अभी नॉन कम्युनिकेबल मतलब जीवन शैली से संबंधित जो बीमारियां काफी ज्यादा बढ़ रही है। तो उसके प्रिवेंशन के लिए देखिए, जैसा अभी हम बात भी कर रहे हैं कि जितना ज्यादा हम हमारी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, हमारे जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, इनके अंदर भी हम थोड़ा सा प्रिवेंशन के ऊपर भी ज्यादा अगर काम करें कि काफी ज्यादा हमारा रहता है कि ट्रीटमेंट मैनेजमेंट पे और बीमारी का जो कॉम्प्लिकेशन है उसको हम उसके ऊपर ज्यादा काम कर रहे हैं। बट थोड़ा मुझे लगता है प्रिवेंशन पे अगर काम ज्यादा करें, जैसे युवाओं का आपने कार्डियक अरेस्ट का या हार्ट अटैक की जो आपने बात कही, उसमें क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं कि काफी मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं भारत में। जैसा हम देख रहे हैं कि शहरों में खास तौर पे ऑलमोस्ट कैपिटल बनती जा रही है डायबिटीज की। अभी अगर उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो यहाँ पे डायबिटीज से ज्यादा प्री डायबिटिक्स की संख्या काफी ज्यादा है। मतलब अगर वो अपनी आगे अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं देंगे तो कुछ समय के बाद उनमें भी डायबिटीज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जो डायबिटीज एक काफी बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज का। इसके अलावा जो हमारा खान पान में, जैसा अभी आपने पिछले पैनल में बात की कि वेस्टर्न कल्चर को हम काफी ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, तो खान पान के अंदर काफी ज्यादा बदलाव आया है। इसके अलावा स्ट्रेस एक काफी बड़ा मेजर फैक्टर है, कारण है। तो स्क्रीनिंग की बात करें तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि 20 साल की उम्र से ही हम कुछ बेसिक स्क्रीनिंग करना शुरू कर दें, जैसे कि ब्लड प्रेशर, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल, इसके अलावा डायबिटीज के लिए स्क्रीनिंग कर लें। और इसके अलावा जिनको हाई रिस्क वाले लोग हैं, जिनकी फैमिली में कोई हार्ट डिजीज की हिस्ट्री है, तो उनको कुछ एडवांस टेस्ट कराने की जरूरत पड़ जाती है। पर मैं समझता हूँ एटलीस्ट ये बेसिक स्क्रीनिंग जानकर अपने रिस्क फैक्टर को जान लें, ताकि उनके ऊपर सही समय रहते हुए उनको चीजों को करेक्ट कर सके, उन चीजों को रिवर्स कर सके। बट सबसे ज्यादा जरूरी है कि जितना हो सके हम युवाओं के अंदर लाइफस्टाइल को करेक्ट करने के लिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए उनको अवेयर करें, और अपने जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहां पर बेसिक स्क्रीनिंग टूल्स अवेलेबल होने चाहिए, ताकि वो हम जितना हो सके बीमारियों को समय रहते हुए डिटेक्ट कर सके, प्रिवेंट कर सके। एब्सोल्युटली राइट। और इसी में मैं आपसे पूछूंगी सवाल, लेकिन लोकेश जी हमारे साथ में बने हुए। लोकेश जी, जब हम नोएडा की बात करते हैं तो अगले 5 सालों में डेवलपमेंट के लिहाज से और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से भी अगर हम देखें तो नोएडा किस दिशा में जाता हुआ आपको नजर आ रहा है? इंडियाज टॉप मोस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इस दिशा में नोएडा जा रहे। नोएडा में वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, वन ऑफ द बेस्ट रोड्स है,
एंड जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों के लिए जो प्लॉट्स देते हैं उसमें कोई इनकम्बरेंसेस नहीं है, कोई कोर्ट केस नहीं है, बहुत अच्छा अप्रोच रोड में बना रहे। नोएडा में वर्ल्ड क्लास मेट्रो भी है एंड नोएडा दिल्ली एनसीआर रीजन का हर तरह से कनेक्टेड भी है, तो वाई नॉट नोएडा जिस तरह हम लोग प्रयास कर रहे, इट विल बी इंडिया वन ऑफ द मेजर लीडिंग इंडस्ट्रियल हब। तो अगले 5 साल बाद अगर हम इवेंट करते हैं और आपको बुलाते हैं तो आप 100% श्योरिटी दे रहे हैं कि ऐसा होगा? वाई नॉट, इट विल बी द टॉपर। वी विल बी ऑन द टॉप, क्योंकि Yeah. मेट्रो का जिक्र आपने किया और आप नोएडा अथॉरिटी के सीईओ होने के साथ साथ में मेट्रो के एमडी पद की भी जिम्मेदारी संभालते हैं। दोनों में कैसे बिठाते हैं समानता? मेट्रो में अभी तो एक मेजर लाइन चल रहा है, एक्वा लाइन 29 किलोमीटर्स का है, वो हमारा सेक्टर 51 से लेकर ग्रेटर नोएडा का परी चौक तक है। लेकिन नोएडा में इंटीरियर नोएडा का कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग ने 3 एक्स्ट्रा प्रपोजल्स अभी बोर्ड में रख के पास किया और गवर्नमेंट को उसको फॉरवर्ड भी किया हुआ है, जल्दी वो भी शुरू हो जाएगा। एक छोटा प्रोजेक्ट है डिपो से लेकर बोड़ा की, वो मल्टी मॉडल हब है, वो ग्रेटर नोएडा में है। एक दूसरा प्रोजेक्ट है फ्रॉम बोटेनिकल गार्डन टू सेक्टर 142, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है हमारा। एक्वा लाइन से अगर ये लाइन जुड़ जाएगा, ये लाइन अगर बन जाता है, पैसेंजर जो भी है तो हमारा जो सेक्टर 52 से बोटेनिकल गार्डन से मैजेंटा लाइन लेकर वो लोग दिल्ली एयरपोर्ट जा सकते हैं, अथवा ब्लू लाइन लेकर वो लोग दिल्ली इंटीरियर रेलवे स्टेशन भी जा सकते हैं। तीसरा और एक प्रपोजल हम लोगों ने ले आया, इट इज ऑलमोस्ट 17 किलोमीटर्स का है, सेक्टर 51 से लेकर नॉलेज पार्क 5 तक, ये पूरा हमारा वेस्टर्न नोएडा को कनेक्ट करता है। ये मेजर 3 प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने लॉन्च किया, अभी गवर्नमेंट में डिस्कशन स्टेज में है। जैसे ही ये काम अप्रूवल मिल जाएगा और काम शुरू हो जाते हैं, पूरा एनसीआर रीजन, पूरा नोएडा रीजन में लोगों के लिए बहुत राहत मिल जाएगा मूवमेंट के लिए। अच्छा, क्योंकि हम गाजियाबाद में बैठे हैं और मेट्रो प्रपोजल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जो नेबरिंग सिटीज हैं उनके साथ में क्या कुछ इन प्रपोजल्स के ऊपर डिस्कशन हो रहा है? क्योंकि अगर मैं शहीद स्थल से आना चाहूं सेक्टर 62 और सेक्टर 62 से जाना चाहूं आगे जितने भी स्टेशंस हैं उनमें से किसी पर भी, तो कोई कनेक्टिविटी सीधी नहीं है डायरेक्ट, या उसके ये ऊपर क्या कुछ यू आर राइट, इनिशियल स्टेजेस में ये सारा हम लोग डिस्कशन स्टेज में है। जो भी हम लोग इस तरह का प्रपोजल डिस्कस करते हैं, हम लोग डीएमआरसी का साथ हम लोग डिस्कस करते हैं। सो डीएमआरसी इज लाइक कंसल्टिंग एजेंसी हम लोगों के लिए। तो दिल्ली से नोएडा कनेक्टिविटी, नोएडा से गाजियाबाद कनेक्टिविटी, दिल्ली टू गाजियाबाद कनेक्टिविटी एंड नोएडा टू ग्रेटर नोएडा कनेक्टिविटी, बहुत सारे मिसिंग लिंक है। इस मिसिंग लिंक को कैसे जोड़ना है, अभी ये एक कंसल्टेंसी स्टेज पर है, इसमें सर्वे चल रहे, जो भी मिसिंग लिंक है जल्दी वो प्रपोजल बन जाएगा क्योंकि उसमें। इसकी वजह से हम देखते हैं कि जब हम NH24 से गाजियाबाद की ओर जाते हैं तो ट्रैफिक बहुत होता है, खासतौर पे ऑफिस आवर्स की जब हम बात करें, मॉर्निंग में 8 बजे के बाद में और 6 बजे के बाद शाम को, तो वो लंबा जाम दिखता है। मिडवे इज क्लीन, बट बिकॉज ऑफ दैट अगर मेट्रो कनेक्टिविटी 62 टू शहीद स्थल आ जाती है तो काफी हद तक मुझे ऐसा लगता है, और एक्सपर्ट्स भी ऐसा कहते हैं, कि जो ट्रैफिक कंजेशन है वो रोड्स के ऊपर NH24 के ऊपर कम होगा। ये इनपुट पब्लिक से भी मिला है, ये इनपुट अथॉरिटी से भी मिला है, ये सर्वे स्टेज में है, जल्दी इसमें प्रपोजल डिस्कशन शुरू हो जाएगा। आई होप जल्दी हो और जनता को इसका बेनिफिट भी मिले इस बीच, क्योंकि विभू जी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। विभू जी, आपकी जब हम बात करते हैं तो आपके परिवार ही राजनीति में रहा है, संघ के साथ में एक अलग जुड़ाव रहा है, ऐसे में आप कहां से प्रेरित होके राजनीति में कदम रखते हैं? कौन सी वो प्रेरणा होती है? क्या परिवार वो प्रेरणा है, जनता की सेवा वो प्रेरणा है, या क्या वो ऐसा पॉइंट है जो आपको प्रेरित करता है यहां आने के लिए जहां पर आप हैं? एक्चुअली साक्षी जी, मेरी जो दादी हैं, मैं कमला बहन जी का पोता हूं, और वो लगातार बहुत लंबे समय से संघ से जुड़ी रहीं। राम मंदिर आंदोलन में उनका जो है कार सेवा के अंदर वो लगातार गईं। जिस टाइम पर गांव राम ज्योति के लिए लगातार जा रहे थे, तो उसके अंदर उनका एक बहुत बड़ा रोल था। तो उनसे मुझे उनसे जो है इंस्पिरेशन मिलता है, उनसे मुझे प्रेरणा मिलती है। तो वहीं से मेरे मन में ख्याल आया, और 2003 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मैंने सदस्यता ज्वाइन की, और जिला मंत्री युवा मोर्चे से मैंने अपना कार्यकाल मैंने अपना प्रारंभ किया। उसके बाद मैं प्रदेश कोषाध्यक्ष युवा मोर्चा और प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा रहते हुए अक्विया पार्टी ने मेरे को 2023 में नगर पालिका परिषद का मुझे चुनाव लड़ने का सौभाग्य मिला। पार्टी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी। तो लगातार मेरा परिवार संघ से जुड़ा रहा। मेरे जो फादर थे, उनका कोरोना में उनकी डेथ हो गई थी, तो वो भी जो है कवि थे और लगातार मंचों पर राष्ट्रीयता के लिए और भक्ति के वो जो है काव्य पाठ करते थे। काफी
प्रेरित करने वाला ही रहा। इस बीच डॉक्टर भाटी भी लगातार हमारे बीच में मौजूद है। डॉक्टर भाटी, मेडिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो महिलाओं को, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूं, तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और वर्किंग फीमेल्स के लिए काफी सारे चैलेंजेस होते हैं। इस बीच भारत 24 के दर्शकों को आप क्या वो मैसेज देना चाहेंगे, महिलाओं को खास तौर पर, कि कौन से वो टेस्ट होते हैं जो कि आपको कराने चाहिए, खासतौर पर जब आप वर्किंग वुमेन होते हैं तो कई सारी डेफिशिएंसीज आपके बॉडी में हो जाती हैं ड्यू टू लैक ऑफ सनलाइट, समटाइम्स ड्यू टू लैक ऑफ सम विटामिन्स में भी। तो क्या वो नसीहत है जो आप देंगे वर्किंग वुमेन्स के लिए? हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर महिलाओं की बात करें तो इस बार तो इनफैक्ट बजट में भी महिलाओं को प्रावधान मिला है। स्पेसिफिकली देखिए, जैसा मैं बात कर रहा हूँ कि हमेशा जितना हम प्रिवेंशन के ऊपर ध्यान देंगे तो उतना ही हम डिजीज के कॉम्प्लिकेशन को काफी हद तक रोक सकते हैं। और महिलाओं में खास तौर पे देखा गया है कि वो पूरा फैमिली का टेक केयर करती है, बट कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देती है बहुत सारी रीजंस की वजह से। और जैसा अभी भारत में हम देख भी रहे हैं कि सर्विकल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर के केसेस काफी ज्यादा, ब्रेस्ट कैंसर में बेसिकली हम नंबर 1 हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग वो समय समय पर करवाते रहें, अपनी गायनी से बात कर लें। इसके अलावा कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं जो सबके लिए रिकमेंडेड होते हैं, जिसके अंदर जीवन शैली, तो जो वर्किंग वुमेन है उनके अंदर भी उतने ही उसी तरह के रिस्क फैक्टर है। अगर किसी हम मेल की भी बात करें तो उनके अंदर भी हार्ट डिजीज के उसी तरह के रिस्क फैक्टर हैं। तो स्पेसिफिकली रूटीन के टेस्ट, खासतौर पे उनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज देखी जाती है, तो अपने आयरन, हीमोग्लोबिन और इस तरह के टेस्ट करा के उसको स्क्रीन करके, और अगर जरूरत पड़ती है तो सप्लीमेंटेशन करें। विटामिन डी एंड B12 डेफिनेटली वो डेफिशिएंट रहते ही रहते हैं। और साथ के साथ, क्योंकि आज का हमारा जिस तरह से ये थीम है बिजनेस समिट की बात कर रहे हैं, तो हेल्थ केयर में इसमें सब स्पेसिफिकली मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी जो हेल्थ केयर की फैसिलिटीज है उनको भी उतना रोबस्ट करना इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, हमारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से, यहाँ पर अगर वो PPP को भी थोड़ा बढ़ावा दें, क्योंकि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल है, पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखते हैं हम मैन पावर का चैलेंजेस रहता है कि कई बार इक्विपमेंट है पर इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए ट्रेन्ड मैन पावर नहीं है। और इसके अलावा कई जैसे मैन पावर है तो फिर इक्विपमेंट नहीं है, तो ऐसी कुछ गैप्स है। उन गैप के लिए प्राइवेट पार्टनर्स के साथ मिलकर उन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को और रोबस्ट किया जा सकता है। जैसे ऑलरेडी हम प्रदेश के 20 हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं जहां पर हमने इक्विपमेंट लगाए हुए हैं, तो ऐसे और भी गैप एनालिसिस किया जा सकता है कि जहां पर इस तरह की अगर हेल्थ केयर की फैसिलिटीज का हम लैक कर रहे हैं तो वहां पर प्राइवेट जो है प्लेयर्स वो जाकर वहां पर उस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि वो गैप को फुलफिल किया जा सके और हेल्थ केयर फैसिलिटीज को हम और रोबस्ट कर सकें। बिल्कुल, आई होप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को आगे बढ़ावा मिले और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्दी मिले। इस बीच मिस्टर लोकेश लगातार हमारे साथ में। मिस्टर लोकेश, अगर आपसे आपके निजी जीवन से संबंधित एक सवाल पूछा जाए, क्योंकि यूथ कंट्री है हमारी, ऐसे में कई सारे यूथ, यू आर एन IAS बाय प्रोफेशन एज वेल, सो यूथ इस दिशा में भी बढ़ता है, लेकिन कई सारे लोग उस सफलता को पा नहीं पाते हैं। क्या वो मंत्र है जो आप देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से उन दर्शकों को, उन स्टूडेंट्स को जो कि चाहते हैं और जो कि आपको एक आइडल के तौर पर देखते हैं? सभी यूथ को यही कहना चाहता हूँ, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग एंड यू हैव ए पर्टिकुलर ड्रीम एंड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दैट। एंड इनिशियली यू मे फेस सम फेल्यूर्स, बट डेफिनेटली अगर हम लोग क्लियर है लाइफ में कि हमें क्या मिलना है, क्या करना है, तो कहीं ना मतलब वन ऑर द अदर डे यू विल गोना अचीव इट। सो सभी यूथ को यही कहना चाहता हूँ, डोंट लूज होप्स, स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स योर ड्रीम एंड देयर इज नो हार्म इन ड्रीमिंग गुड थिंग्स। हर व्यक्ति की एक कहानी होती है और उस कहानी का जो सफर होता है, उस सफर से कई सारे लोग प्रेरणा ले पाते हैं। आपकी कहानी क्या थी उस सफर से, ताकि दर्शक अगर प्रेरणा लेना चाहे अपने मुताबिक, अपने आप को उस आईने में देखकर, तो कैसे लें? क्या कहानी थी? रिसेंटली एक मूवी आया है 12th फेल। ही इज माई बैचमेट मनोज शर्मा। बहुत लाइफ में उन्होंने संघर्ष किया, उनका भी 4th अटेम्प्ट में उनका सर्विस में एग्जाम में पास हुआ। इफ नॉट उतना मैंने लाइफ में उतना परिश्रम नहीं करना पड़ा, उतना प्रॉब्लम नहीं देखा, लेकिन मैंने भी काफी हार्डशिप देखा। सो थिंग्स वर नॉट वेरी स्मूथ टू मी। एज ए डेंटिस्ट, मैं डेंटिस्ट भी हूँ, तो 3 साल क्लिनिक में काम भी कर रहा था। फर्स्ट हाफ में क्लिनिक जा रहा था, पेशेंट को देख रहा था, एंड सेकेंड हाफ में जो भी टाइम मिल रहा था उस टाइम में मैं प्रिपरेशन कर रहा था। तो आई वॉन्ट टू टेल द यूथ, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। यू हैव टू
वर्क हार्ड एंड यू हैव टू वर्क स्मार्ट, तभी आपको जो भी आपका एम है वो एम आपको मिलेगा। तो आप वर्किंग थे और आप स्टडी भी कर रहे थे और उसके बाद आप यस, मैं क्लिनिक पे प्रैक्टिस भी कर रहा था, छोटा मोटा मैं इनकम ही मिल रहा था, उस इनकम से मैं बुक्स भी खरीद रहा था, नोट्स भी खरीद रहा था, एंड आई डिडंट वांट टू बी आई डिडंट वांट, मतलब पेरेंट्स को मैं प्रॉब्लम नहीं करना चाहता था फॉर बुक्स और फॉर एनी फीस और वॉट एवर इट इज। तो मैं खुद हार्डवर्क किया और उस हार्डवर्क से मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ। अच्छा, एक मिथ है या रियलिटी है तो आप बेहतर जानते हैं क्योंकि आप अपने बारे में बता रहे हैं। ऐसे में कहा जाता है कि कई घंटे पढ़ना पड़ता है, 10 घंटे 12 घंटे। तो ये अगर आप 10-12 घंटे पढ़ते थे क्लियर करने के लिए एग्जाम, तो वर्क मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट और स्टडी का बैलेंस कैसे क्रिएट करते थे? नहीं, मैं ये एक चीज बहुत क्लियर करना चाहता हूँ यंगस्टर्स को जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट हाउ मेनी आवर्स वी स्टडी, राइट? व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज आप भले ही 12 घंटे स्टडी करने का जरूरत नहीं है, अगर भले ही आप 6 घंटे पढ़ते हो, क्वालिटी इनपुट होना चाहिए। वो 5 घंटे 6 घंटे अच्छे से पढ़ो, और जो 3 घंटे का पेपर है उसमें जो भी पढ़े हो, पूरा साल जो पढ़े हो, उसको अच्छे तरीके से लिखने का एक टैलेंट रहना चाहिए। तो माई एडवाइस टू यंगस्टर्स इज, आप ये मत सोचो कि हार्डवर्क मतलब 15 घंटे पढ़ना है, 20 घंटे पढ़ना है। नो, जो भी पढ़ रहे हो, जो भी आप टाइम दे रहे हो विथ बुक्स, क्वालिटी टाइम दीजिए, ताकि यहां पर स्टोर होना चाहिए और 3 घंटे के पेपर में वो सारा चीज वापस आना चाहिए। यही इंस्ट्रक्शन देना तो चाहता हूं। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। प्रोफेशनल चीजों के साथ साथ में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमारा ये आज का आखिरी पैनल था और लगातार हमने कई सारे लोगों को इनवाइट किया, आप सभी लोग भी मौजूद रहे। कई सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर, पॉलिटिक्स हो, हेल्थ हो, डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, गाजियाबाद के मुद्दे हो, नोएडा के मुद्दे हो, पिलखुआ के मुद्दे हो, या फिर किसी भी चीजों के बारे में डेवलपमेंट के लिहाज से रहा हो। बहुत फ्रूटफुल सेशन रहा और भारत 24 अभी भी करा रहा है, आगे भी लगातार ऐसे कई सारे जो कार्यक्रम है, जो इवेंट्स है, वो अलग अलग जिलों में करा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।